नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे जो कि अपना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सिलेबस चल रहा है, जिसमें ट्रांसफार्मर का चैप्टर चल रहा है। उस ट्रांसफार्मर के चैप्टर को आगे जारी रखते हुए, उस सिलेबस को जारी रखते हुए आज के इस वीडियो में परिणामित्र का वर्गीकरण करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर किसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, पहले वो आधार सामग्री देखते हैं। आधार सामग्री के आधार पर कि किस कैटेगरी में इनको बांटा गया है और क्यों बांटा गया है, फिर उस कैटेगरी में ये ट्रांसफार्मर कितने कितने प्रकार के होंगे, उनका आज स्वरूप देखते हैं। जितना हो सकेगा उतना पूर्ण करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी बच जाता तो एक वीडियो और बना देंगे, उसमें आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आज ही पूरा हो, ठीक है ना। तो लंबा चौड़ा वर्गीकरण है ट्रांसफार्मर का, ऐसे नहीं कि 2-4 प्रकार ही होंगे, नहीं 15-20 प्रकार होंगे। धीरे धीरे एक एक को आसानी से और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों के मन में किसी प्रकार की शंका नहीं हो और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज भी नहीं हो। इसलिए एक एक देखोगे तो आप, और ये नहीं कि ट्रांसफार्मर के प्रकार में आपको 1-2 क्वेश्चन अवश्य मिल जाएगा। तो आप देखोगे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज रह जाओगे कि यार बुक्स में तो नहीं था, पढ़ा था, अपन याद जरूर है, लेकिन कैसा होगा आंसर। वो सब डाउट दूर हो जाएंगे आपके आज। तो क्या देखेंगे आज, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, उसका वर्गीकरण करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर मतलब कि परिणामित्र का वर्गीकरण, परिणामित्र का वर्गीकरण ये देखते हैं आज। वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रकारों में से ही आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न मिलने वाले हैं। इन प्रकारों में से मिलेंगे कि कोर टाइप क्या होगा, कोर टाइप का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, फिर कोर टाइप कितने प्रकार के होंगे, फिर रूपांतरण अनुपात के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, प्रचालन फ्रिक्वेंसी के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, फेजों के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, बहुत से मिलेंगे आपको। तो इसलिए वीडियो को लास्ट टाइम तक जरूर देखना, और वीडियो देखने के बाद इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, या फिर आपके मन में किसी प्रकार का कोई सस्पेंस रह गया हो, या फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, तो आप कमेंट्स में लिख के मेरे को जरूर बताना कि सर यहाँ पे एक बार दोबारा बताइए। मैं अगले वीडियो में आपको सुधार करके एक वीडियो और बना दूंगा, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप लिखते जाओ, आप पढ़ते जाओ, लिखते नहीं हो, नोट्स नहीं बनाते हो, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि अभी नियरेस्ट जो भी एग्जाम आएगी आपके, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है। इतना इंप्रूवमेंट होगा किसी कि पिछले दिए एग्जाम में किसी का 1-2 नंबर रह गया हो, वो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बातें निकल के आने वाली हैं। तो आज इस परिणामित्र के वर्गीकरण से संबंधित किसी प्रकार का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको मैं नहीं बताऊंगा और आपके दिमाग में नहीं होगा। तो ये देखेंगे इस वर्गीकरण में कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं और किन के आधार पर इनका प्रकार बांटा गया था। तो सबसे पहले देखेंगे कोर सामग्री के प्रयोग के आधार पर। कोर लेंगे, मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर की संरचना करते हैं, तो सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, कोर का प्रयोग। देखिए वाइंडिंग कहाँ लपेटेंगे, कोर के ऊपर लपेटेंगे। तो वो कोर की सामग्री कैसी होगी, कोर में क्या क्या सामग्री प्रयोग करेंगे, कुछ तो मैंने आपको बता दिया है। एक बार पहले मैंने आपको बताया था कोर में सिलिकॉन स्टील लेंगे, कहाँ कहाँ क्या लेंगे, उनको क्या कहेंगे। तो लिखेंगे कोर सामग्री प्रयोग करने के आधार पर सबसे पहले लिखेंगे कोर सामग्री प्रयोग करने के आधार पर। कोर में क्या सामग्री प्रयोग करोगे आप लोग, ये देखेंगे। मतलब कि ये हो सकता है कि कोर मटेरियल के आधार पर हो सकता है, इसको क्या कहेंगे, कोर मटेरियल। कोर मटेरियल टाइप हो गया, ये कह सकते हैं आप कि कोर में कौन कौन सा मटेरियल लिया आप लोगों ने। तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले कोर मटेरियल के आधार पर देखेंगे, फिर देखेंगे इसमें ये कोर के आधार पर, फिर देखेंगे कोर के आधार पर देखेंगे, वो तो कोर में सामग्री के आधार पर था। फिर रूपांतरण अनुपात के आधार पर देखेंगे, रूपांतरण अनुपात इसके आधार पर देखेंगे, ठीक है ना, इसके आधार पर इसके, और फिर देखेंगे प्रचालन आवृत्ति कैसे होगी, प्रचालन आवृत्ति के आधार पर देखेंगे। फिर फेज के आधार पर, कला के आधार पर देखेंगे, कला के आधार पर ये देखेंगे। और फिर आपको बताता हूँ मैं इसमें अनुप्रयोग के आधार पर कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, एप्लीकेशन टाइप के हमने अनुप्रयोग के आधार पर देखेंगे, अनुप्रयोग के आधार पर। और फिर शीतलन प्रणाली के आधार पर,
शीतलन प्रणाली के आधार पर, फिर स्थापन करने के आधार, आउटडोर होंगे या इंडोर होंगे उसके आधार पर बहुत से प्रकार होंगे। आपको पॉइंट टू पॉइंट सभी प्रकार पढ़ाऊंगा। कोशिश करेंगे कि आज ये पूरे हो, लेकिन लगभग मेरे को लगता है कि आज पूरे नहीं होंगे। तो सबसे पहले किसका वर्गीकरण करेंगे? कोर के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। मैंने आपको सिर्फ बताया है कि किन किन के आधार पर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कोर सामग्री प्रयोग करने के आधार पर। देखते हैं आप इसमें क्या हुआ। देखो आपको मैंने पहले बताया था कि ट्रांसफार्मर कोर के आधार पर 3 प्रकार के, कोर 3 प्रकार से प्रयोग की जाती है। कोर कितने प्रकार से प्रयोग करेंगे? 3 प्रकार से प्रयोग करेंगे। एक होगी एयर कोर, दूसरी फेराइट कोर और तीसरी ये आपकी आयरन कोर होगी। तो आयरन कोर का तो मैंने संपूर्ण वर्गीकरण करवाया था, कब? जब ट्रांसफार्मर की संरचना करवाई थी तब करवाया था। लेकिन आज उन तीनों के बारे में फिर भी देखेंगे, ठीक है ना? तीनों के बारे में फिर भी देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? एयर कोर ट्रांसफार्मर क्या होता है और कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, एयर कोर की विशेषता क्या रहेगी। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या देखेंगे? एयर कोर, एयर कोर टाइप देखेंगे, जिसको कहते हैं वायु कोर परिणामित्र, वायु कोर परिणामित्र। ये देखते हैं अपने इलेक्ट्रिक क्षेत्र में या इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में प्रयोग करते हैं नहीं करते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। देखो इसमें एयर कोर में क्या होता है, ऐसी खोखली पाइप होती है। मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से होता है इसका, ये जो इसका स्वरूप कैसा होता है। इस प्रकार की खोखली पाइप होती है, जैसे मैं आपको सीधी बता देता हूँ। ये सीधी खोखली पाइप होती है ऐसे। अब होगी किसकी? इसके ऊपर वाइंडिंग लपेटेंगे। इसके ऊपर क्या लपेटेंगे? वाइंडिंग लपेटेंगे। वाइंडिंग प्राइमरी भी होगी और सेकेंडरी भी होगी। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? 2 वाइंडिंग होती हैं। इसके ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग भी लपेटेंगे, ऐसे रिंग में आप पर लपेट देंगे यहाँ पे। एक वाइंडिंग ये लपेट दी, एक वाइंडिंग ये लपेट दी, चलो 2 ही लपेट देते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग 2, एक प्राइमरी होगी एक सेकेंडरी होगी। अब ये क्या होगा? देखो ये इसकी बात करें आपको, ये पेपर या प्लास्टिक का, ये क्या कोर है? किसकी है? पेपर की हो सकती है या प्लास्टिक भी हो सकती है। पेपर की या कागज की या प्लास्टिक की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का प्रयोग करेंगे। एयर कोर ट्रांसफार्मर में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का प्रयोग करेंगे। किसका? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। कि एयर कोर ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की धातु का प्रयोग किया जाए, किस प्रकार की कोर का प्रयोग होता है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ देखो पेपर भी नॉन मैग्नेटिक है और ये प्लास्टिक भी नॉन मैग्नेटिक है। अब ये कोर कैसे की? होलो कोर होगी। होलो मतलब अंदर से खोखली होगी, होलो कोर होगी मतलब खोखली होगी, अंदर से खोखली होगी अंदर से। किसकी है? या तो पेपर की रहेगी या तो कागज की रहेगी या फिर प्लास्टिक की रह सकती है। अब इसके अंदर से खोखली है, खोखली ऊपर प्लास्टिक कोर, इसमें प्राइमरी क्या गए? ये वाइंडिंग आपकी कौन कौन सी वाइंडिंग है? मान लीजिए कि आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये क्या है? ये सेकेंडरी है। दोनों वाइंडिंग इस कोर के ऊपर लपेटेंगे। एक तो ये देख लेते हैं। अब देखो इसका प्रयोग क्यों करते हैं। देखो आप लोगों को एक चीज तो सबसे पहले देखा होगी, इसमें मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, मतलब लोहे का कोई पदार्थ प्रयोग नहीं किया गया है। लोहा, निकिल, आयरन कि जो चुंबक से आकर्षित होता हो या चुंबक के प्रभाव से संपर्कित होता हो, ऐसा कोई मटेरियल नहीं है इसके अंदर। तो क्या कह सकते हैं? इसमें लौह हानियां नहीं होती। क्या कहेंगे? इस ट्रांसफार्मर में, कौन से में? इसमें लौह हानियां नहीं होती हैं। इसमें लिख सकते हो आप, इसमें लौह हानियां मतलब आयरन लॉस, लौह मतलब आयरन लॉस नहीं हो, हानियां नहीं होंगी, नहीं होती हैं, क्योंकि आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि इसमें कोर नहीं है। एक तो ये बात होती है। दूसरी बात है कि आयरन हानियां नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे? इसमें कोर किसकी है? न तो किसी धातु की है, न तो फेराइट की है, न कोई धातु लिया है, प्लास्टिक लिया है। तो क्या कह सकते हैं? ये आप एक हवा की तरह मान लेते हो कि जैसे खुली वाइंडिंग होती है, ऐसे ये वाइंडिंग खुली होती है, इसके अंदर कुछ नहीं, तो ये भी एयर कोर मान लेते हैं कि जहाँ पे, क्योंकि एयर कोर में कौन सी हानि होती है? आयरन लॉस होती है। आयरन लॉस में कौन सी भंवर धारा हानि होती है और एक हिस्टेरिसिस हानि होती है, जो कि फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हानियों का मान बढ़ेगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी से कोई प्रभाव नहीं होगा, आप कितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। इसलिए कहते हैं इसमें चुंबकीय सामग्री का प्रयोग नहीं होने के कारण और लौह हानियां नहीं होने के कारण ये ट्रांसफार्मर कहाँ प्रयोग करेंगे? हाई फ्रिक्वेंसी में प्रयोग करते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी जो एप्लीकेशन होती हैं, हाई फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यूज कहाँ करेंगे इसका? हाई फ्रिक्वेंसी में करेंगे। हाई मतलब उच्च
के परिणामित्र में करते हैं इसका प्रयोग, उच्च आवृत्ति के परिणामित्र होता है ये उच्च आवृत्ति में प्रयोग करेंगे। अब एक उच्च आवृत्ति होती है, एक अति उच्च, मतलब कि जहाँ पे आपको लगे कि हानिया का मान 0 करना है, लो हानिया नहीं चाहिए, वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। अब देखो इसमें कभी कभार क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर रेशियो जो होता है, आपको मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, दो का प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो राशियाँ होती हैं, जैसे टर्न के मान है, वोल्टेज है, इनका अनुपात होता है, उस अनुपात को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, रूपांतरण अनुपात होता है, जिसको के से दर्शाते हैं। इसका के का मान क्या रहेगा, काफ़ी बार पूछा जाता है कि एयर कोर ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, तो उसका मान 1 से कम होता है। लिखेंगे के का मान 1 से कम होता, तो लिख सकते हैं के लेस देन 1। ये किस में होता है, एयर कोर ट्रांसफार्मर में होता है। यही यहाँ तक के सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। तो ये तो था आपका एयर कोर ट्रांसफार्मर, किसमें किसी प्रकार की धातु प्रयोग नहीं करेंगे, और सबसे कम मान के ना के बराबर या होती नहीं है, लो हानिया किस ट्रांसफार्मर में कम होती है, होती नहीं है, इस एयर कोर में होती है, इसलिए इसका प्रयोग अति उच्च आवृत्ति में इसका प्रयोग किया जाता है। एक तो आपका ये था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोह सामग्री या चुंबकीय सामग्री प्रयोग नहीं की गई है। दूसरा देखते हैं इसमें कोर टाइप में, इसमें कोर सामग्री के आधार पर देखेंगे फेराइट कोर ट्रांसफार्मर देखते हैं। दूसरा क्या देखेंगे, अब देखें दूसरा देखते हैं फेराइट कोर। फेराइट करोड़ परिणामित्र, इसकी बात करते हैं, क्योंकि कोर के आधार पर है, कोर में आपने कौन सी सामग्री प्रयोग की उसके आधार पर है। तो फेराइट कोर में देखा, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। तो फेराइट कोर में कोर किसकी होंगी, फेराइट की होती है। और फेराइट क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। देखो कोर किसकी बनी होती है, कोर की जैसे आपने देखा सिलिकॉन स्टील की कोर होती है, जो लोह की आयरन की कोर होती है, उसी के हिसाब से यहाँ फेराइट की कोर होंगी। एयर कोर की तरह नहीं, उसी के हिसाब से फेराइट की। इसमें क्या होगा, फेराइट कोर में कागज होगा, कागज के अंदर ये खोखली है ना, खोखली के अंदर फेराइट डाल देंगे। सेम टू सेम ये है, यहाँ कागज या प्लास्टिक के ऊपर वाइंडिंग लपेट कर ये लपेटा है इसमें फेराइट के अंदर खाली, इसके अंदर खाली में क्या डाल देंगे, फेराइट डाल देंगे। जिसमें कि फेराइट में क्या होता है, फेराइट चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है, तो लोह हानियों का मान कम होता है। लेकिन इससे तो इसमें तो ना के बराबर है, और उसमें लोह हानियों का मान कम होता है आयरन लोर से, आयरन कोर से। तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, फेराइट क्या है। फेराइट के बारे में पूछा जाए तो फेराइट एक प्रकार का सिरामिक पदार्थ है। ये क्या है, सिरामिक पदार्थ है, याद रखना बात। एलॉय धातु होती है, सिरामिक पदार्थ होता है, ये सिरामिक पदार्थ है। दूसरा इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, ये एक प्रकार का पेराइट, जो कहते हैं ना पेराइट मटेरियल है। ये एक प्रकार का सिरामिक पदार्थ, मान इसको सिरामिक पदार्थ को क्या कह सकते हैं, पेराइट मटेरियल है। काफ़ी बार पूछा था कि पेराइट मटेरियल से कौन से पदार्थ बनाए जाते हैं, पेराइट मटेरियल होता है। कोर किसकी होती है, पेराइट मटेरियल से बनी होती है, जो सिरामिक पदार्थ होता है उससे बनी होती है। और ये क्या होती है, कुचालक होती है। फेराइट क्या होती है, कुचालक होती है, इसके बारे में लिख लो, कुचालक होती है। आयरन कोर तो क्या है, वो चालक होती है, ये भी कुचालक होती है, क्योंकि प्लास्टिक या पेपर कुचालक होता है, ये भी कुचालक होती है। ये पेराइट कोर होती है। अब उसके बारे में कह सकते हैं कि ये कुचालक होने के कारण इसमें लोह हानिया का मान कम से कम होगा, क्योंकि यहाँ लोह का मान कम से कम होता है। इसमें कहेंगे ये एक एलॉय धातु है, इसमें लोह हानिया मान, लोह हानि मतलब आयरन लॉस बहुत कम होती है, आयरन लॉस बहुत कम होती है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता। अब पूछा जाता है देखो कभी कभार इसकी चुंबकशीलता क्या होती है, ये इसकी चुंबकशीलता उच्च होती है। इसकी चुंबकशीलता की बात की जाए, चुंबकशीलता उच्च होती है। लिख लेना सारी बातें काफ़ी बार कि फेराइट कोर में क्या क्या विशेषता है, फेराइट कोर की विशेषता क्या होती है, उसका अधिक प्रयोग क्यों करते हैं। लगभग देखा जाता है तो अधिक फ्रीक्वेंसी के जो ट्रांसफार्मर होंगे, यहाँ तो आपको पता कि चुंबकीय फ्लक्स को रास्ता कौन प्रदान करेगा, कोर करते हैं, या तो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो यहाँ तो जैसे मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज में जो फ्रीक्वेंसी आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में लगभग ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में नहीं करते हैं, लेकिन इसका भी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर करते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती, इसकी चुंबकशीलता कितनी हो सकती है, 50 से 3000 तक हो सकती है, 3000 तक होती है। किसकी चुंबकशीलता, फेराइट की चुंबकशीलता 50 से 3000 तक होती है।
ठीक है। अब देखेंगे इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, उच्च फ्रीक्वेंसी में इसका प्रयोग, उच्च फ्रीक्वेंसी के कार्यों में इसका प्रयोग करते हैं। लिख लो, उच्च फ्रीक्वेंसी में इसका प्रयोग करते हैं। अब अधिकतर अपने उच्च फ्रीक्वेंसी में कौन सा करते हैं, दोनों का नाम आ जाए कि उच्च फ्रीक्वेंसी में कौन सा प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। अब पूछा से अति उच्च की बात आ गई तो अति उच्च में इसका प्रयोग है, लेकिन उच्च फ्रीक्वेंसी में जैसे किलो हर्ट्ज आ गया या अपने 50 हर्ट्ज तक तो सिलिकॉन ही कर लेते हैं, लेकिन 50 से बोध की 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई, 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई, ट्रांसफार्मर बनाना है तो फेराइट कोर का प्रयोग करेंगे। लेकिन गीगा हर्ट्ज में आते हैं, वहाँ पे इस एयर कोर का प्रयोग करेंगे, याद रखना बात। तो अति उच्च फ्रीक्वेंसी में अधिकतर देखा जाए 90% फेराइट कोर का ही प्रयोग किया जाता है अपने हाई फ्रीक्वेंसी में। तो कह सकते हैं कि उच्च फ्रीक्वेंसी में इसका प्रयोग करते हैं, उच्च फ्रीक्वेंसी कार्य में, उच्च आवर्ती कार्यों में प्रयोग होती है। उच्च आवर्ती कार्यों के परिणामित्र में, कार्यों के परिणामित्र में इसका प्रयोग करते हैं। और अधिकतर कहाँ होता है, इन दोनों का प्रयोग, इसका भी इसका भी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में होता है। अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में इसका प्रयोग लगभग ना के बराबर किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में करेंगे, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी और जो ट्रांसफार्मर होता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर होता है, वो क्या कि वो किलो हर्ट्ज गीगाहर्ट्ज में जाते हैं, तो वहाँ इनका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। दो हो गए, किसके आधार पर अपन पढ़ रहे हैं, कोर पदार्थ सामग्री कौन सी प्रयोग कर रहे हैं उसके आधार पर दो ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं। तीसरा क्या पढ़ेंगे, आयरन कोर ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं। तीसरा क्या पढ़ेंगे, आयरन कोर, आयरन कोर ट्रांसफार्मर, जिसको कहते हैं लौह करोड़ परिणामित्र, इसकी बात करेंगे। और लौह करोड़ परिणामित्र के बारे में मैंने आपको मेरे ट्रांसफार्मर की संरचना का वीडियो देखोगे तो आपको पॉइंट टू पॉइंट सब बातें बताई, क्योंकि अधिकतर अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में इसी का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी मोटाई क्या होती है, ये सिलिकॉन स्टील की क्यों होती हैं, पतली पतली लेमिनेटेड क्यों होती हैं, सब के बारे में आप देख लेना अच्छी तरह से। फिर भी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि इस कोर का मुख्य, इस आयरन कोर का, ये किसकी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। क्यों, क्योंकि आपको हिस्टैरिसीस हानि के मान को कम करना है। पतली पतली लेमिनेटेड होती हैं तो क्यों, क्योंकि भंवरदार हानि के मान को कम करना है। इसलिए कह सकते हैं क्या कि सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को लेमिनेटेड करके आयरन कोर को बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे लौह हानियों के मान को कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और अधिकतर देखा जाए तो अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में सामान्य रूप से इसी आयरन कोर के ट्रांसफार्मर की पत्तियों से ही या आयरन कोर की कोर से ही इसका ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर में, किस में, इस ट्रांसफार्मर की कोर पर ही प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित होती है। आप मेरे वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और लौह हानियों का मान इन दोनों से, इससे और इससे, दोनों से इसमें लौह हानियों का मान अधिक होता है, इसलिए कम फ्रीक्वेंसी पर प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करेंगे कम फ्रीक्वेंसी, जैसे भारत में अपने सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान कितना है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इसका मान। तो ये कह सकते हैं 50 से 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर इसका प्रयोग करते हैं। उससे अधिक फ्रीक्वेंसी जाएगी तो फेराइट कोर का करेंगे, और अति उच्च चली जाएगी तो एयर कोर का प्रयोग कर लेंगे। इसलिए कहते हैं कोर पदार्थ प्रयोग करने के आधार पर ये ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे कोर के आधार पर दूसरा स्वरूप क्या देखेंगे, कोर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आप वीडियो नहीं देखोगे तो बहुत कुछ मिस कर सकते हो इसके अंदर, क्योंकि बहुत कुछ बातें ऐसी होंगी जो आप मिस कर दोगे, फिर आपकी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए वीडियो को लास्ट टाइम तक देखना और नोट्स जरूर बनाना, अपने रजिस्टर में जरूर लिखना कि सर ने क्या क्या बताया था, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एक एक पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से पढ़ाया जाता है। इसलिए बारीकी से लिखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब दूसरा क्या देखेंगे, कोर के आधार पर यह ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। एक तो देखा कोर सामग्री के आधार पर, अब देखेंगे कोर की आकृति के आधार पर, कोर के आकार के आधार पर देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरी जो कैटेगरी आती है अपनी, कोर के आकार के आधार पर, कि कोर की आकृति कैसी होगी। कोर की आकृति कैसी होगी, मैंने ट्रांसफार्मर की संरचना का चैप्टर बड़ा आपको पढ़ाया था टॉपिक, तो वहाँ कोर की आकृति बताई, आई आकार की हो सकती है, ई आकार की हो सकती है, यू की हो सकती है, एल की हो सकती है, मैंने आपको सब कुछ बताया था। तो आज उसके आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे, कोर के आकार के आधार पर, या कह सकते हैं दूसरा इसका स्वरूप आता है, कौन सा, इसका नाम आता है दूसरा चुंबकीय परिपथ के आधार पर करते हैं। इसका नाम करेंगे चुंबकीय परिपथ के आधार पर, चुंबकीय परिपथ के आधार पर, दो ये भी कह सकते हैं इसको
कि चुंबकीय परिपथ के आधार पर ये ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं और कोर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, एक ही बात हो दोनों में। तो यहाँ कितने प्रकार पढ़ेंगे, यहाँ भी दोस्तों 4 प्रकार, इसमें 3 प्रकार पढ़े थे आप लोगों ने, यहाँ 4 प्रकार पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे कोर टाइप, एक ये पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे सेल टाइप, संपूर्ण बात करता हूँ, तीसरा पढ़ेंगे रिंग टाइप, और चौथा पढ़ेंगे बेरी टाइप। इन चारों ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले किसका वर्गीकरण करें, कोर टाइप ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण करते हैं। दोस्तों इन्हीं में से बहुत कभी प्रश्न पूछे गए हैं कि चुंबकीय परिपथ के रास्ते कितने होते हैं, कहाँ इनका प्रयोग करते हैं, लीकेज का मान किस में अधिक होगा, दोष आसानी में किस में ढूंढा जा सकता है, चुंबकीय परिपथ का रास्ता कहाँ लंबा होगा, बहुत काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आज इन या तो आप चुंबकीय परिपथ के आधार पर मान लो या कोर के आधार पर मान लो, तो इसका वर्गीकरण करते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के। तो वहाँ 4 प्रकार पढ़ेंगे, चारों प्रकारों के आप वर्गीकरण कर लेते हैं। देखो कोर टाइप में ये है, आपने पढ़ रहे हैं कोर टाइप में चुंबकीय पदार्थ के पर, इसमें पढ़ेंगे पहले, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कोर के आकार के कोर टाइप पढ़ेंगे। देखो इसमें ये कोर टाइप जिसको कहते हैं करोड़ प्रकार का, करोड़ प्रकार परिणामित्र, करोड़ प्रकार का परिणामित्र, इसकी बात करते हैं। अब आपको पता कोर क्या आकृति कैसी थी, मैं यहाँ कोर के आकार के हिसाब से बताता हूँ कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के। देखा आपने ये कोर देखी थी, ये कोर, ये आपको दिखाता हूँ, ये एक कोर देखी थी, ये कैसी, देखो एक एल ये है, एक एल ये है, एल आकार के पत्तियों को मिलाकर कोर टाइप ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जाता है। तो कह सकते हैं कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में कौन सी पत्तियां लेंगे, किस आकार की लेंगे, एल आकार की, ये लेंगे एल आकार की, एल आकार की कोर लगाएंगे, फिर इसका निर्माण करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे ये लेंगे कोर में ऐसे 2 कोर होंगी, और यहां होगा, मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूं इसका। ये होगा, ये कोर होंगी, कैसे होंगी, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियां होंगी, उन पत्तियों को आपस में रिवेट या नट बोल्ट से टाइट करेंगे, ढीली हो जाएंगी तो क्या होगा, हेमिंग दोष उत्पन्न हो जाएगा। ये मैंने आपको सब कुछ बताया था यहाँ पे। ये होंगी कोर आपकी, ये कोर होंगी। कोर की 2 भुजाएं होंगी, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कोर की 2 भुजाएं होती हैं, लिख लेना। यहाँ कितनी होंगी, 2 भुजाएं होंगी कोर की 2 भुजाएं होती हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर में, 2 भुजाएं होती हैं। एक भुजा की बात करें, एक पर प्राइमरी वाइंडिंग, लिख लेना, एक पर प्राइमरी वाइंडिंग या प्राथमिक कुंडल होती है, और दूसरी कोर पर क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो यहां क्या करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग करेंगे। इसके बाद इसमें बहुत कुछ राज छुपा है, देखा, ये होगी आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, और ये होगी आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। दूसरी भुजा पर क्या करेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग कर देंगे। यहाँ पे ये सेकेंडरी वाइंडिंग कर दी, और ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ये प्राइमरी होगी और ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। अब बताओ कोर की प्रत्येक भुजा पर इसमें क्या लिखेंगे, इस ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीय कुंडल कोर की अलग अलग भुजाओं पर स्थापित किए जाते हैं। लिख लेना, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में, कौन से में, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में एल आकार की जो कोर प्रयोग करेंगे, एल आकार की कोर को प्रयोग करके इसका 2 भुजाओं का निर्माण करेंगे। 2 भुजा, प्रत्येक भुजा पर अलग अलग भुजा पर प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। लेकिन यहाँ पे देखो, माना कि ये प्राइमरी है, सप्लाई यहाँ लगाओगे, चुंबकीय परिपथ का रास्ता कैसा होगा, चुंबकीय परिपथ यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा चुंबकीय परिपथ यहाँ, तो रास्ता कुछ लंबा हो गया। लेकिन फिर देखो यहाँ से इसमें लीकेज हो जाएगा, यहाँ भी लीकेज होके जाएगा चुंबकीय फ्लक्स, तो यहाँ लीकेज फ्लक्स का मान ज़्यादा हो जाएगा, रास्ता कुछ लंबा होगा। ये क्या है, ये फ्लक्स आपका, फ्लक्स का स्थापित होने का रास्ता कुछ लंबा होगा, यहाँ लीकेज फ्लक्स जाएगा, फ्लक्स का मान कम मिलेगा, तो कम मिलेगा तो आउटपुट कम मिल जाएगी आपको। भाई आउटपुट तो कम मिलनी है, लीकेज फ्लक्स अधिक होगा तो आउटपुट कम मिलेगी, क्योंकि संपूर्ण फ्लक्स तो मिलने वाला है नहीं। यहाँ इसकी आउटपुट आवश्यक, क्योंकि हानियों का मान चला जाएगा, लीकेज ज़्यादा होगा तो हानियों का मान ज़्यादा होगा, और हानियों का मान ज़्यादा होगा तो आउटपुट कम मिलेगी। इसलिए कह सकते हैं ये कम आउटपुट की क्षमता में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके आगे और देखिए क्या देखेंगे,
इस ट्रांसफार्मर में लिख लो, इसमें चुंबकीय फ्लक्स के, लिख लो फ्लक्स के स्थापित होने का एक ही मार्ग होता है। एक ही मार्ग है, दिख रहा है आपको, एक ही मार्ग है, ये रहा, एक ही मार्ग होता है। इसमें फ्लक्स लीकेज अधिक होता है, क्षरण, फ्लक्स का क्षरण अधिक होता है। लीकेज को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षरण कहते हैं। फ्लक्स लीकेज अधिक होता है। एक बात ये आ गई। और क्षरण अधिक होगा तो क्या होगा? इसमें क्षरण लीकेज के कारण, फ्लक्स लीकेज के कारण हानियां अधिक होती हैं। इसमें हानियां अधिक होती हैं, ये कुछ बातें इसकी आ गई। इसमें हानियां अधिक होती हैं। और चुंबकीय फ्लक्स का स्थापित होने एक मार्ग जो लंबा होता है, रास्ता मार्ग कैसा होगा? लंबा मार्ग होगा, जो लंबा होता है, मार्ग बहुत लंबा होगा यहाँ पे इसका। ये तो थी बात इसकी। एक भुजा ये थी, एक भुजा ये, दोनों भुजा पर क्या करती है? एक एक वाइंडिंग स्थापित कर दी। लेकिन देखो, यदि यहाँ पे दोष हो गया, एक वाइंडिंग फॉल्ट होगी, एक वाइंडिंग में कुछ दोष होगा, ओपन सर्किट होगी या शॉर्ट सर्किट होगी, तो आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये वाइंडिंग है, अलग अलग वाइंडिंग है, इसलिए कह सकते हैं इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में दोष को आसानी से ढूंढा जा सकता है और उसको रिमूव किया जा सकता है, उसका सोल्यूशन किया जा सकता है दोष का। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। एक ही विशेषता है कि दोष को आसानी से ढूंढ सकते हैं, बाकी किसी में दोष आसानी से नहीं ढूंढ सकते। ये इसका प्रयोग था। लेकिन अब क्या करेंगे? इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? ठीक है ना, ये हाई वोल्टेज लो आउटपुट में इसका प्रयोग करते हैं। लिख लो यूज, यूज कहाँ करते हैं इसका? यूज हाई वोल्टेज और लो आउटपुट, लो आउटपुट में यूज करते हैं, इसका में करते हैं। अब हाई वोल्टेज मतलब ये हो गया कि यहाँ पे वोल्टेज का मान ज़्यादा करेंगे और इसमें आपको आउटपुट का मान कम मिलेगा। क्योंकि इसमें पावर जैसे यहाँ पे 100 kV की पावर लगाते हैं, आपको यदि पावर का मान कम चाहिए तो इसका प्रयोग करेंगे। तो हाई वोल्टेज व लो आउटपुट, लो जो पावर की बात करते हैं, लो क्षमता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अधिक क्षमता में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, बहुत कम क्षमता में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये आपका था कोर के आकार के आधार पर नंबर 1 ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। जैसे इसे किस प्रकार की आकृति की पत्तियां ली? इसमें एल आकृति की पत्तियों को जोड़कर, ये एल आकृति की, एल ये लगाया, देखो एल कैसे हो गया? एक एल ये हुआ ये, और एक एल ये हुआ, यहाँ नट बोल्ट लगा दिया, यहाँ नट बोल्ट लगा दिया, यहाँ नट बोल्ट से टाइट कर दिया, और ये नट बोल्ट से टाइट कर दिया, ऐसे ये नट बोल्ट लगा के टाइट कर दिया, रिवेट लगा दिया, यहाँ पे ऐसे लगा दी रिवेट, वैसे ऐसे, ठीक है ना, और इसको टाइट कर दिया आराम से। ये होगा आपका ट्रांसफार्मर। अब दूसरा क्या देखेंगे? सेल टाइप का ट्रांसफार्मर का प्रयोग, वर्गीकरण करते हैं। ये तो हो गया आपका कुछ मुख्य बातें मैंने आपको लिखवा दी, ठीक है। अब देखेंगे सेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है। अब क्या पढ़ेंगे? सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण करते हैं। मैं इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि दोनों की तुलना करके बताऊंगा आपको। एक चित्र दूसरा बनाऊंगा, एक डायग्राम दूसरा बनाऊंगा, दोनों की तुलना करूंगा। यदि यहाँ इसको मिटा देते तो फिर आपको कंफ्यूज हो जाएगा। इसको साथ साथ रखेंगे और दूसरा मैं दिखाता हूँ। इसका नाम लिखते हैं कौन से का? कोर टाइप में। इसमें कोर के आकार के आधार पर देखते हैं। दूसरा, एक तो पहला ये पढ़ा, दूसरा देखते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर, सेल प्रकार का परिणामित्र क्या होता है, इसका आकार और स्वरूप क्या होता है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको, फिर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होता है दोनों में अंतर देखो, फिर अंतर में आपको समझ में आएगा। एक तो ये आपका कौन सा है? ये कोर टाइप है। अब बनाते हैं सेल टाइप। देखो सेल टाइप में बात करेंगे, ऐसे सेम टू सेम ऐसा लेंगे। ये ऐसा मान लीजिए कि ऐसा स्वरूप ले लिया आप लोगों ने, क्या लेंगे? यहाँ देखो किस प्रकार की पत्तियां प्रयोग करेंगे, कौन से में? सेल टाइप में। तो यहाँ आपको दिखाता हूँ, आपको ये प्रयोग करते हैं। आप लोगों को मैंने संरचना में पढ़ाया था कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सैंडविच वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। कोर टाइप में कौन से करते हैं? कोर टाइप में आप लोग सिलेंड्रिकल वाइंडिंग, कंस्ट्रक्टेड वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ये आप लोगों ने अच्छी तरह देखा था। ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर। ये क्या है? ये आपकी कोर है। कौन सी है? सिलिकॉन स्टील की बनी होगी। अपन सिलिकॉन स्टील की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 भुजाएं होगी, 3 भुजाएं होगी। देखो एक भुजा तो ये, एक ये और एक ये, 3 भुजाएं होगी। तो क्या लिख सकते हैं? इसमें 2 थी, देखो इसमें 2, कोर टाइप में 2 थी, यहाँ लिख सकते हैं। इस ट्रांसफार्मर में 3 भुजाएं होती हैं। अब 3 भुजाएं होगी इसकी में, कोर में। और इसमें क्या करेंगे? इसमें पत्तियां कौन सी लेंगे? ई और आई आकार की पत्तियां लेंगे। इसमें क्या लेंगे? ई आकार की जो कोर है वो लेंगे और आई आकार की कोर का प्रयोग करेंगे। याद रखना इसमें ई व आई आकार की कोर का प्रयोग करेंगे, इसका स्वरूप बनाया जाता है। एक ही होता है इसमें। अब देखिए कोर की मध्य भुजा, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, 3 भुजाएं। तो वाइंडिंग कहाँ करेंगे? कोर की मध्य भुजा पर। ये मध्य भुजा है, इस पर प्राइमरी वाइंडिंग कर लेंगे और सेकेंडरी कर लेंगे। मान लेंगे कि ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई इसकी,
ये प्राइमरी वाइंडिंग होगी। और सेकेंडरी वाइंडिंग कहाँ करेंगे? प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर ही सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर ही सेकेंडरी वाइंडिंग, इसलिए दोष खोजना मुश्किल हो गया। प्राइमरी वाइंडिंग यदि शॉर्ट चलेगी तो पूरा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग उखड़ जाएगा आपको। तो इसमें 2 कंडक्शन ही बाहर निकाल देते हैं ऐसे ही, और ये 2 इसके बाहर निकाल देते हैं, ऐसे होता है देखो, ठीक है ना। ये हो गया आपके प्राइमरी वाइंडिंग के संयोजन, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसे कह सकते हैं कि कोर की मध्य भुजा पर ही प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। यहाँ दोनों अलग अलग भुजा पर थी, यहाँ कोर की मध्य भुजा पर होती है। तो लिख देंगे कोर की मध्य भुजा पर प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित की जाती है, इसका एक स्थापित की जाती है। मुख्य बातें लिखवा रहा हूं आपको। यहाँ दोनों भुजा पर अलग थी, यहाँ एक ही भुजा पर दोनों होंगी। यहीं तो प्राइमरी होगी और यही सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों होगी। अब इसमें क्या आता है, देखो इसमें चुंबकीय फ्लक्स जो हो गया, इसमें चुंबकीय फ्लक्स की बात करें, देखो यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा, यहाँ जाएगा, तो एक रास्ता तो ये होगा आपका चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होने का। देखो पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया, लेकिन यहाँ बीच में से दोनों तरफ आ गया, तो एक रास्ता तो ये हो गया आप लोगों का, और दूसरा रास्ता ये हो गया। चुंबकीय फ्लक्स कहाँ जाएगा? इधर से ये जाएगा, ये हो गया। तो चुंबकीय फ्लक्स का रास्ता ये होगा, यहाँ से आएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, और यहाँ से इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, और ये आ गया यहाँ पे, और ये आ गया अभी। तो 2 रास्ते हो गए। यहाँ पे कितना रास्ता था? एक था। यहाँ पे कितने हो गए? तो लिखे फ्लक्स, ये फ्लक्स का सिंबल है, स्थापित होने के 2 मार्ग होते हैं। अब 2 मार्ग होंगे तो फ्लक्स का लीकेज कम होगा। 2 मार्ग होंगे तो फ्लक्स का लीकेज कम होगा। इसलिए कह सकते हैं कि इस ट्रांसफार्मर में, कौन से में? ये कौन सा है? सेल टाइप है। ये क्या है? सेल टाइप की बात कर रहे हैं। और ये कौन सा था? ये कोर टाइप की बात कर रहे हैं, ये कोर टाइप। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स कम होता है। लिख लो इसके बारे में, इसमें लीकेज फ्लक्स कम होता है। इसमें लिखो लीकेज फ्लक्स, काफ़ी बार पूछा जाएगा कि लीकेज फ्लक्स का मान किसमें अधिक होता है? लीकेज फ्लक्स कम होता है। अब लीकेज फ्लक्स कम होगा तो क्या होगा? हानियाँ कम होंगी, पक्की बिल्कुल बात है। हानियाँ कम होगी तो इसमें लिख लो लॉस कम होते हैं, लॉस कम होते हैं। और लॉस कम होंगे तो पावर अधिक मिलेगी आउटपुट को, आउटपुट अच्छी मिलेगी। तो कह सकते हैं कि इसमें आउटपुट का मान अधिक होता है, अच्छा आउटपुट होता है इसके अंदर। और ये कहते हैं कि देखो इसमें ये आप कहोगे ये आपका स्टेप अप की तरफ प्रयोग करेंगे, डाउन की तरफ प्रयोग करेंगे। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो यहाँ स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार आता है, इसकी वाइंडिंग देखो, मैंने आपको बताया हुआ, आपको वाइंडिंग मैंने बताया होगा ना कि इसमें वाइंडिंग कहाँ होती है। वाइंडिंग देखो, एक तो होती है सैंडविच वाइंडिंग, अधिक आउटपुट क्षमता के अधिक पावरफुल ट्रांसफार्मर आते हैं, सैंडविच वाइंडिंग करते हैं। ये भी सैंडविच ही है, यहाँ एक के ऊपर एक करेंगे, एक के ऊपर एक करेंगे, एक के ऊपर एक करेंगे, वही तो है। तो यहाँ क्या करेंगे? सैंडविच वाइंडिंग का, लिख लो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में सैंडविच वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। फिर कहते हैं सैंडविच वाइंडिंग में यहाँ पे इसमें नीचे कौन सी वाइंडिंग रहेगी? LV रहेगी, और ऊपर कौन सी रहेगी? HV रहेगी, ठीक है ना। और सैंडविच में 2 LV के बीच में क्या थी? 1 HV थी, इसका प्रयोग किया गया था। और स्टेप डाउन की तरफ प्रयोग इसमें सिंगल फेस में प्रयोग करेंगे, सिंगल फेस में तो ये स्टेप डाउन भी हो सकता है और स्टेप अप की तरफ भी प्रयोग कर सकते हैं। हानियाँ कम होती हैं, इसलिए कहते हैं इसका प्रयोग, किसका? इसका यूज़ की बात करते हैं। यूज़ कहाँ करते हैं इसको? इसका यूज़ अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर में किया जाता है, ठीक है ना। अधिक क्षमता की, इसमें आउटपुट का मान अधिक होता है, अधिक क्षमता की शक्ति के लिए, अधिक क्षमता के लिए किया जाता है। अब अधिक क्षमता की बात करें तो अर्थात अधिक क्षमता को क्या समझते हो आप लोग कि अधिक आउटपुट क्षमता चाहिए तो इसका प्रयोग करेंगे। इसके कह सकते हैं वोल्टेज ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर। वोल्टेज ट्रांसफार्मर जहाँ हो सकते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर जहाँ होंगे, पावर के मतलब कि जो 132 वाले 132/33 के होते हैं, 220/132 के होते हैं, वहाँ कौन से होते हैं? सेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। इसलिए कहते हैं पावर ट्रांसफार्मर में या वोल्टेज ट्रांसफार्मर में या अधिक क्षमता के लिए इस सेल टाइप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये तो थी बात इसमें कि इसमें चुंबकीय फ्लक्स के 2 रास्ते मैंने आपको लिखा है, सब बातें लिखा है। और जिसमें से कुछ बातें तो लगभग सारी बातें मान लो ये बुझाएं छोड़कर आप लोगों कि किसी न किसी पेपर में आपको अवश्य इनका प्रयोग मिल जाएगा, 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इन दोनों में से पावरफुल कौन है? इन दोनों से बात की जाए तो ये ट्रांसफार्मर अधिक क्षमता के होते हैं, ये कम क्षमता के होते हैं। इसमें लीकेज अधिक होता है, इसमें लीकेज कम होता है। इसमें लीकेज चुंबकीय फ्लक्स 1 मार्ग है, इसमें 2 मार्ग, इसलिए इसकी अधिक क्षमता के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा क्या देखेंगे यहाँ पे? मैं तीसरे ट्रांसफार्मर की बात करता हूँ।
सेलेक्ट टाइप के बिना तीसरे ट्रांसफार्मर की बात कर लेता हूं। यहाँ पे मैं तीसरा प्रयोग करेंगे रिंग टाइप ट्रांसफार्मर। कौन सा करेंगे? रिंग टाइप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। रिंग टाइप ट्रांसफार्मर, इसकी और बात कर लेते हैं। अब इतना तो आप नाम से समझ गए होंगे कि रिंग टाइप ट्रांसफार्मर होगा तो कोर कैसी की, कोर की आकृति कैसी होगी? कोर की आकृति रिंग प्रकार की होगी, ऐसी आकृति होगी इसकी, कोर की ऐसी आकृति होगी, कोर की ऐसी। ऐसी कोर की आकृति होगी इसकी। अब इसमें क्या होगा, कोर की आकृति पर क्या होगा, दोनों कहीं भी आप देखोगे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, यहाँ पे वो वाइंडिंग स्थापित कर देते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों स्थापित कर देते हैं यहाँ पे। या फिर कभी कभार आता है कि पूरी एक रिंग पर प्राइमरी करते हैं, फिर उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित कर देते हैं, तो कुछ आकार जटिल हो जाता है। यहाँ पे मैंने अलग अलग दिखाई है। कभी कभार के पूरी रिंग पर, जैसे रिंग होता है ना, पूरी रिंग पर प्राइमरी, इसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग ठोक देंगे, स्थापित कर देंगे, तो क्या होगा, वो उसका स्वरूप जटिल हो जाएगा। तो इसकी देखो, इसमें कोर कैसे प्रयोग करेंगे? इसमें कोर करेंगे गोलाकार करेंगे या फिर अर्ध गोलाकार होती है। इसकी कोर की आकृति कैसी होगी? या तो गोलाकार लिख लो। इसमें कोर की आकृति कैसी होगी? कोर या तो गोलाकार होंगी या अर्ध गोलाकार होंगी। ये हो गया। और या गोल होंगे तो बात अलग है, अर्ध गोलाकार होंगे तो उनको जोड़ लेंगे और जोड़ के क्या करेंगे, रिंग आकार कर लेंगे। तो कोर की आकृति कैसी होगी? रिंग के आकार की होगी। लिख लो, कोर की आकृति, कोर रिंग आकार की होती है। एक ही होगा इसके। इसमें बात करेंगे कि इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कहाँ स्थापित है। लिख लो इसके बारे में, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कोर के ऊपर स्थापित करते हैं, लेकिन स्थापित होने के कारण इसकी जो संरचना कुछ जटिल हो जाती है, संरचना कठिन हो जाती है, क्योंकि रिंग गोलाई में तो है और एक के ऊपर एक करेंगे, संरचना जटिल हो जाएगी, इसलिए जटिल हो जाती है। जटिल होने के कारण इसका प्रयोग ज़्यादातर नहीं किया जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ करते, पूछा जाएगा रिंग टाइप कोर ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कहते हैं कि अधिक वोल्टेज व अधिक करंट नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखना, अधिक वोल्टेज व अधिक करंट नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अधिक वोल्टेज व अधिक करंट कौन से ट्रांसफार्मर नापते हैं? सीटी और पीटी नापते हैं। कौन नापेंगे? सीटी व पीटी। तो आप किसी 11 kV की सीटी देखोगे तो आपको गोलाई में मिलेगा सब कुछ, रिंग आकार की होगी, गोलाई में सब कुछ मिलेगा। गोलाई में आपको किसी कोर पर लपेटी मिलेगी वाइंडिंग। तो सीटी और पीटी में इसका प्रयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो लगभग तो लिख लेना, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में, उपकरण परिणामित्र में करते हैं। उपकरण परिणामित्र में, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग किया जाता है, रिंग टाइप का। और इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? सीटी व पीटी होता है, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। इसमें इस रिंग टाइप कोर का प्रयोग करते हैं। एक आपका ये हो गया, कितनी होगी? 4 कोर होगी आपकी, 3 कोर होगी। चौथी कोर की अब और बात कर लेते हैं। अब देखो, चौथी कोर में क्या करेंगे? आप करेंगे बेरी टाइप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिख देंगे, चौथी कोर का नाम लिख देंगे कि 3 प्रकार तो हो गए, चौथा प्रकार और लिख देते हैं, मैं मिटा देते हैं यहाँ से। चौथा प्रयोग करते हैं बेरी टाइप, जो कुछ अलग जटिल समस्या होती है इसकी। अब लिखो बेरी टाइप। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर होता है, इसकी बात करते हैं। अब देखो, बेरी टाइप में क्या होता है? कुछ आयताकार पत्तियां होती है, जैसे ये आयताकार पत्ती है, एक पत्ती ये होगी, इस प्रकार की कई पत्तियां होंगी। तो इसमें क्या होगी? आयताकार की कोर स्थापित की जाती है, सारे अनेक आयताकार कोर होंगी। और इन आयताकार की कोर की मध्य भुजा, एक भुजा होगी, वो बीच में से आएगी, ऐसे यहाँ आएगी। एक आयताकार यहाँ कर देंगे, एक आयताकार यहाँ कर देंगे, एक आयताकार यहाँ कर देंगे, एक आयताकार, इस प्रकार के आयताकार की एक भुजा की बात करें, इस प्रकार के आयताकार की एक भुजा की बात करें, एक यहाँ लगा दिया आयताकार, एक यहाँ लगा दिया आयताकार, एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, अनेक कोर लगा देंगे। इस प्रकार का जाल से करके अनेक कोर लगा देंगे। तो फिर क्या होगा? मध्य भुजा की, इसमें एक जो सबकी एक एक भुजा बीच में कहाँ जाएगी? बीच में आ जाएगी। सबकी एक एक भुजा, यहाँ देखो, एक आयताकार यहाँ खड़ी करी, एक यहाँ की, एक यहाँ की, एक यहाँ की, घुमाते चले जाए, एक यहाँ की, तो ये पूरे में, तो बीच में सब कोरों की एक भुजा कहाँ जाएगी? बीच में आ जाएगी। तो बीच में क्या करेंगे? वाइंडिंग स्थापित कर देंगे। तो कह सकते हैं इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में अनेक आयताकार का प्रयोग की जाते हैं और इनकी एक भुजा मध्य भाग में होती है। इन सभी कोरों की एक भुजा मध्य भाग में होती है और मध्य भाग पर क्या करेंगे? प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित करेंगे। क्या करेंगे?
प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित कर देंगे। तो अब बताओ, यहाँ तो 3 ही भुजा थी, यहाँ कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं, यहाँ 2 भुजाएं हैं, वहाँ तो अनेक भुजाएं हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं कोर की अनेक भुजाएं होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होने के अनेक रास्ते होते हैं। लिख लो, चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होने के अनेक रास्ते होते हैं, फ्लक्स के अनेक रास्ते होते हैं। और वो बातें लिख लेना कि आयताकार कोर प्रयोग करते हैं, अनेक रास्ते होते हैं। तो अनेक रास्ते होंगे तो फ्लक्स लीकेज कम होगा, कम होता है। कम होगा तो लॉस का मान सबसे कम होगा, लॉस कम से कम होता है, लॉस में हानियां कम से कम होती हैं। एक बात ये इसमें से आती है, तो हानियों का मान कम से कम होगा तो ये ट्रांसफार्मर कुछ। और एक बात और भी आती है, अनेक भुजाएं होंगी तो ऊष्मा क्या करेगी, प्रत्येक कोर में ऊष्मा विकीर्ण हो जाती है। तो कोर की ऊष्मा कहाँ चली जाएगी, सरलता से वाइंडिंग की ऊष्मा कोर में, और कोर की अनेक भुजाएं तो वो वायु में विस्तृत हो जाएगा, वायु में और विकीर्ण हो जाएगा, उसका विस्तृत हो जाएगा। तो ऊष्मा वो ट्रांसफार्मर जल्दी से, अनेक ट्रांसफार्मरों से जल्दी ठंडा होता है। इसलिए कहते हैं ये ट्रांसफार्मर कौन सा, बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर और सभी प्रकार के ट्रांसफार्मरों से ठंडा होता है, शीतल होता है, अधिक शीतल होता है, जो कि आसानी से मतलब कार्य करने वाला, काफ़ी लंबे समय तक कार्य करने वाला होता है, अधिक गर्म नहीं होता है। इसलिए ये ट्रांसफार्मर, बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर इन दोनों से मजबूत होता है, अधिक क्षमता का, इससे भी और इससे दोनों से अधिक क्षमता का होता है, जो पावर ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग किया जाता है। ये बेरी प्रकार का था। स्वरूप आपको मैंने बता दिया कैसे बनाते हैं। और इसमें लीकेज फ्लक्स का मान इन दोनों से कम होता है और लॉस का मान कम से कम होता है, जिसमें ये अधिक क्षमता के होते हैं, और ये पावर ट्रांसफार्मर में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ये था आपका कोर के आकार के आधार पर 4 प्रकार के ट्रांसफार्मर पढ़ाए। वहाँ कितने पढ़े थे, 3 पढ़े थे। आज कितने हो गया, 7 प्रकार के ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण हो गया। 3 का और पढ़ लेते हैं, फिर हो जाएंगे आज आपके 10 प्रकार के ट्रांसफार्मर हो जाएंगे। तो 3 किसके आधार पर पढ़ेंगे वो अब आपको बताता हूँ। देखो, अब पढ़ते हैं रूपांतरण अनुपात के आधार पर, ट्रांसफार्मर रेशियो के आधार पर पढ़ेंगे। अब किसका पढ़ेंगे, अगला वर्गीकरण करते हैं। ये लिखेंगे रूपांतरण अनुपात के आधार पर, रूपांतरण अनुपात के आधार पर क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, इसके बारे में ये लिख सकते हैं यहां से कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के आधार पर, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के आधार पर इनकी बात करते हैं। रेशियो में आप देखा होगा कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, उस रेशियो पे देखते हैं। तो आप लोगों ने क्या देखा, जैसे ये प्राइमरी वाइंडिंग ये है, इसकी बात कर लेता हूँ मैं, यहीं से बात कर लेता हूँ। इसमें 10 टर्न है और यहाँ वोल्टेज 16 गए है, तो प्रत्येक टर्न में कितने वोल्टेज आए, 10 टर्न आ गए। यहाँ 20 टर्न लगा दिए, सोचने वाली बात है। तो 1 टर्न के 10 वोल्टेज, तो यहाँ भी 1 टर्न के 10 वोल्टेज मिलेंगे। 20 टर्न में कितने हो जाएंगे, 200 वोल्टेज। यहाँ मान का अधिक मान हो गया। तो क्या कर सकते हैं कि प्राइमरी से सेकेंडरी के टर्नों की संख्या अधिक है, या फिर सेकेंडरी से प्राइमरी के टर्नों की संख्या कम है। कितने टर्न होंगे उतने ही वोल्टेज मिलेगा। तो कह सकते हैं वोल्टेज का मान अधिक हुआ, एक बात, टर्नों की संख्या का मान अधिक हुआ, और ट्रांसफार्मर रेशियो का मान भी अधिक हो गया। तो कह सकते हैं इसके आधार पर ये ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होते हैं। एक होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, लिख लो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसकी बात करते हैं, जिसको कहते हैं ऊंचाई, क्या कहेंगे, ऊंचाई परिणामित्र। इसमें क्या होगा, देखो ऊंचाई परिणामित्र में क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज अधिक मिलेंगे, प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी में वोल्टेज का मान अधिक रहेगा। तो क्या कह सकते हैं कि V2 लिख लो, इसके आगे V2 ग्रेटर देन V1। V1 ये है और V2 ये है। तो V2 का मान, इससे स्टेप अप की बात करें हैं तो V2 का मान V1 से अधिक होगा। एक तो ये आती है। फिर V1 अधिक क्यों होगा, V2 अधिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ टर्नों की संख्या अधिक होगी। तो दूसरा इसका रेशियो आता है N2 ग्रेटर देन N1, एक ही आता है, N2 ग्रेटर देन N1 की बात आता है। तो फिर ये भी इसकी बात होगी। तो फिर इसका जो आप ट्रांसफर रेशियो की बात करते हैं, रेशियो क्या होता है, जो इन दोनों का रेशियो, तो रेशियो भी होता है कि इसमें जो रेशियो क्या होता है वो भी 1 से अधिक होता है। तो रेशियो को दर्शाते हैं K से, और इसका मान भी 1 से अधिक होता है। ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में देख लेना कि V1 V2 ये देख लो, यहाँ से एक रेशियो ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक ये भी आपको जहाँ मिले। तो ट्रांसफार्मर कौन सा होगा,
ये होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सेकेंडरी वाइंडिंग में लिख लो इसके बारे में, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज का मान अधिक होता है, टर्नों का मान अधिक होता है, तो ये क्या होगा, ये हो गया आपका स्टेप अप। और कभी कभार E1 E2 भी नाम आता है, E2 ग्रेटर देन E1 होता है, ये भी आता है कभी कभार, तो ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। स्टेप डाउन की बात करते हैं, तो आंदोलन के आधार पर कौन सा होगा, दूसरा ट्रांसफार्मर करते हैं स्टेप डाउन। क्या करेंगे, स्टेप डाउन की बात करते हैं। काफ़ी बार परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, ये प्रश्न तो बहुत काफ़ी बार आते हैं, ये रेशियो की बात करते हैं या टर्नों के अनुपात की बात करते हैं, काफ़ी बार पूछा जाता है यहाँ पे। और रेशियो भी बताऊंगा, रेशियो कैसा होता है, लास्ट में इसका रेशियो बताऊंगा ट्रांसफार्मर का आपको मैं। वैसे तो पढ़ चुके हो रेशियो का, आप एक पूरा वीडियो देख चुके हो, उसको देख लेना, फिर मैं आपको बता दूंगा। यह होता है अपसाइड ट्रांसफार्मर। अपसाई परिणाम मित्र, अपसाई मतलब वोल्टेज का मान कम होना, प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी में वोल्टेज का मान कम होना वो होता है। तो देखो इसमें यदि 200 वोल्टेज, यहाँ 200 वोल्टेज लगाएंगे, इसमें यदि 100 वोल्टेज, यहाँ 50 वोल्टेज मिलेंगे, तो आपको क्या कहेंगे, टर्नों की संख्या कम होगी तो ही वोल्टेज कम मिलेंगे, इसका वोल्टेज का मान भी कम, इसलिए प्राइमरी में वोल्टेज अधिक हो गई और सेकेंडरी में वोल्टेज कम हो गया। तो कह सकते हैं कि V2 का मान, क्योंकि रेशियो किसका है, सेकेंडरी और प्राइमरी का रेशियो है, तो V2 का मान लेस देन V1, एक रेशियो ये आएगा आपके सामने। स्टेप अप में, स्टेप डाउन में एक रेशियो ये पहुंचा आपके पास, याद रखना बात। और फिर ये कम क्यों हुआ, कम हुआ कि वोल्टेज का मान कम इसलिए हुआ कि N का मतलब टर्नों की संख्या, सेकेंडरी में टर्नों की संख्या N1 प्राइमरी के टर्नों की संख्या से कम है, और रेशियो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये रेशियो होगा आपका कम, 1 से कम हो जाएगा। 3 आपको रेशियो मिलेंगे आपको, किसमें, स्टेप डाउन में मिलेंगे आपको, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, तीनों की बात कर रहे हैं। ये आपको क्या मिलता है, रेशियो मिलता है। ये हो गया आपके 2। अब तीसरा बात करते हैं, देखो किसके बाद, रेशियो के आधार पर 3 ट्रांसफार्मर होते हैं। तीसरा होता है आपका आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, इसकी बात करते हैं। आइसोलेशन मतलब कि ये यहाँ 100 वोल्टेज है, यहाँ भी 100 ही रहेंगे, यहाँ 200 है, यहाँ भी 200 रहेंगे, यहाँ 100 टर्न है, यहाँ भी 100 टर्न रहेंगे। बस ट्रांसफार्मर के आइसोलेशन मतलब कि ये वोल्टेज के मान में जो उतार चढ़ाव होता है वो नहीं हो, बस इसमें क्या है कि वोल्टेज आपको बराबर मिले, इसमें शक्ति की हानि कम, मतलब कि शक्ति तो पूरी की पूरी मिलेगी आपको, वोल्टेज का मान पूरा मिले। बीच में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की सुरक्षा करने के लिए कि जहाँ पीछे से झटका आता है, जैसे 220 का यहाँ ट्रांसफार्मर 220 यहाँ 220 यहाँ, तो फायदा क्या है, पीछे से कोई झटका तो इंस्ट्रूमेंट पूरा बच जाएगा, आपको इंस्ट्रूमेंट पूरा बचेगा, आपको 220 ही मिलेंगे। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है कि पूरा का पूरा वोल्टेज प्राप्त करने के लिए बीच में एक प्रकार की सुरक्षा होती है कि ट्रांसफार्मर ही जल के रह जाता है, छोटा लिमिटर लगाते हैं, लेकिन आपको आगे का इंस्ट्रूमेंट पूरे बच जाते हैं। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में दोनों का मान बराबर होगा, किस किस का, यहाँ N2 बराबर होगा N1 दोनों के टर्नों की संख्या, और V2 बराबर होगा V1 दोनों में वोल्टेज का मान। इसलिए कहते हैं K का मान कितना होगा, इसका रूपांतरण अनुपात जो कि ट्रांसफार्मर रेशियो वो 1 होगा, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। ये आपके ट्रांसफार्मर रेशियो के आधार पर 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। कह सकते हैं प्राइमरी में वोल्टेज का मान सेकेंडरी के वोल्टेज के बराबर होता है, प्राइमरी में टर्नों की संख्या सेकेंडरी के टर्नों के बराबर होती है, रूपांतरण अनुपात ट्रांसफार्मर रेशियो का मान 1 होता है। ये तो थी बात है इसकी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है। देखो रेशियो का फॉर्मूला आपको मैंने पहले बताया था, लिखा था होगा, लेकिन अब मैं फिर दोबारा ऐसा रेशियो लिख देता हूँ, यहाँ पर पूरा का पूरा रेशियो लिख देता हूँ कि यह क्या था। देखो E2/E1 V2/V2 कभी कभार आता है N2/N1 और फिर आता है I1/I2 और इसके बराबर में आता है इम्पीडेंस रेशियो। मैंने आपको बताया था कि इम्पीडेंस क्या था, तो Z2/Z1 इसमें रूट आता है, ये रूट आ गया। ये पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर रेशियो था। तो आपको बताया ये क्या था, ट्रांसफार्मर रेशियो जिसको K से दर्शाते हैं, ठीक है ना। और ये K का आपको मैंने बता दिया क्या होता है, ये रूपांतरण अनुपात है जिसको ट्रांसफार्मर रेशियो के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये तो थे आपके अब तक के ट्रांसफार्मर के प्रकार, कुछ प्रकार और बच के वो अगले वीडियो में देखेंगे, आज पूरे होने वाले हैं नहीं। तो दोस्तों ये तो था आपका ट्रांसफार्मर के प्रकारों का वर्गीकरण, आधा हो गया, आगा और आधा अगले वीडियो में देख लेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो विचार हुए वो कमेंट्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।